उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जीत हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। नमस्ते दोस्तों, जोहार, मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आप सभी को सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। दोस्तों अब हम सब मिलकर लगातार अच्छे से अच्छा मेहनत करेंगे और इस नए साल में नए जोश के साथ आप सभी मेहनत करके ताबड़तोड़ रिजल्ट देने वाले हैं इस चैनल के साथ जुड़ करके। तो चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे आज कॉमर्स और साइंस तीनों स्ट्रीम का इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र विषय के मॉडल पेपर को लेकर। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अर्थशास्त्र का जो इकोनॉमिक्स का जो मॉडल पेपर है इस बार बहुत ही गहराई से क्वेश्चन बनाया गया और सीबीएसई बोर्ड के पैटर्न पर क्वेश्चन बनाया गया, इसलिए एक एक क्वेश्चन को बारीकी से अच्छे से समझना आप लोगों के लिए जरूरी है। मैंने जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का जो 30 का 30 क्वेश्चन था ऑलरेडी बहुत अच्छे से डिटेल्स एक्सप्लेन करके डाला हुआ है और चैप्टर बाय चैप्टर सीरीज स्टार्ट किया हुआ है। आप लोग जो है अगर सपोर्ट रहा तो चैप्टर बाय चैप्टर एक महीने के अंदर कंप्लीट भी हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों को जो है 1 से लेकर 30 तक ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस का जो है वीडियो प्रोवाइड कर दिया गया है। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर जरूर से जरूर देख लीजिएगा। अब दोस्तों हम लोग जो है सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस का इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो फटाफट से अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दे ताकि वो लोग भी साथ में मिलकर एक साथ तैयारी कर सके इस चैनल के साथ जुड़ करके। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं डिटेल से आप लोगों को जो है एक एक चीज को पढ़ाऊं तो प्लीज इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। बहुत ही कम सपोर्ट देखने को मिलता है इस चैनल में, तो आप लोग भी अगर पिछले साल के स्टूडेंट के जैसा सपोर्ट करते हैं तो तय मानिए 90% का स्कोर आपको कोई रोक नहीं सकता है। आप लोग इंस्टाग्राम में विजिट करके देख सकते हैं कितना शानदार रिजल्ट रहा था आर्ट्स कॉमर्स और साइंस तीनों स्ट्रीम का। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि एग्जाम में अच्छा स्कोर करना तो प्लीज इस चैनल को सपोर्ट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कितने बच्चे तैयारी करना चाहते हैं इस चैनल के साथ जुड़ के नीचे कमेंट करके भी बताइएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप लोगों का लघु उत्तरीय क्वेश्चन जो स्टार्ट होता है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। यहाँ पे देख सकते हैं टोटल आपको जो है इसमें केवल 6 ही प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जबकि यहाँ पे अगर क्वेश्चन देखें तो टोटल 8 क्वेश्चन दिया गया है। अगर आप लोग देखिएगा 31 से लेकर 38 तक, ठीक है, तो 31 से लेकर 38 तक टोटल 8 क्वेश्चन है और 8 का 8 क्वेश्चन ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए 6 क्वेश्चन बनाने बोला गया है, लेकिन मैं 8 का 8 क्वेश्चन आपको बता दूंगा ताकि आपका जो है एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे, वो भी डिटेल के साथ। अगर क्वेश्चन के अंदर भी कोई क्वेश्चन रहता है जो इंपॉर्टेंट रहता हो वो भी मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और दोस्तों के साथ, और आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा किस किस सब्जेक्ट की और तैयारी करना चाहते हैं। चलिए दोस्तों बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो का सबसे पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा गया देख सकते हैं स्क्रीन पर। अवसर लागत उत्पादन संभावना वक्र को कैसे प्रभावित करती है? हाउ डज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अफेक्ट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व? देखिए उत्पादन संभावना वक्र के बारे में जो हमने पिछले वीडियोस में काफी अच्छे से डिस्कस किया हुआ था, जिसको हम कहते हैं पीपीसी यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। यहाँ पे एक नया वर्ड आया है अवसर लागत, ठीक है। जब तक आप इसको नहीं समझिएगा तो इसका आंसर आप समझ नहीं पाइएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को अवसर लागत को भी समझना पड़ेगा। तो देखिए अवसर लागत जो है दोस्तों इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। कैसे? सबसे पहले इसका डेफिनेशन याद रखिएगा। अवसर लागत की धारणा जो है इस तथ्य पर आधारित है कि उत्पत्ति के साधन सीमित है किंतु अनेक प्रयोग वाले हैं। समाज की दृष्टि से किसी साधन को एक उद्देश्य में प्रयोग करने का अर्थ है कि इसको अन्य उद्देश्य में प्रयोग लेने वाले अवसर का क्या करना पड़ेगा? त्याग करना पड़ेगा। अर्थात किसी एक वस्तु के उत्पादन की अवसर लागत वस्तु की वे मात्राएं हैं जिनका हमें क्या करना पड़ रहा है? त्याग करना पड़ रहा है, सेक्रीफाई करना पड़ रहा है। जैसे मान लेते हैं कि यदि किसी साधन विशेष से एक निश्चित मात्रा के 2 प्रयोगों गेहूं उत्पादन अथवा मशीन उत्पादन में लगाया जा सकता है। यदि एक समान साधन से 5 लाख मूल्य का जो है गेहूं और 4 लाख मूल्य की मशीनें उत्पादित की जा सकती है। जैसे मान लेते हैं कोई साधन विशेष से आपके पापा आपको दे दिए 1 लाख रुपया, ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप 2 बिजनेस खोल सकते हैं। आप इसको पैसा को लगा सकते हैं गेहूं उत्पादन में या तो आप लगा सकते हैं मशीन उत्पादन में। अगर आप गेहूं उत्पादन में लगाते हैं तो आपका क्या बेनिफिट हो रहा है? आप 5 लाख मूल्य आपको मिल रहा है। अगर मशीन में लगा रहे हैं तो वही आपका कितना हो रहा है? 4 लाख, ठीक है। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा कि यदि एक समान साधन से यानी 1 लाख रुपए से आप गेहूं पे लगा रहे तो 5 लाख और मशीन पे लगा रहे तो आपको मिल रहा है कितना? 4 लाख, ठीक है। तो आप क्या सोच रहे हैं कि यदि एक समान साधन से 5 लाख मूल्य का गेहूं अथवा 4 लाख मूल्य की मशीन उत्पादित की जा सकती है तो साधन के बेहतर प्रतिफल के दृष्टि से साधन को जो है गेहूं के उत्पादन में लगाया जाएगा। साधन को किस में लगाया जाएगा? ये पैसा हम किस में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे? गेहूं में, क्योंकि हमको फायदा ज्यादा मिल रहा है उस पर। तो आपने क्या किया
कि साधनों के बेहतर प्रतिफल की दृष्टि से साधनों को किस में लगा दिया, गेहूं उत्पादन में लगा दिया। यानी इस प्रकार आपने किसका परित्याग किया, मशीन। ठीक है, तो इस प्रकार परित्याग किया गया मशीनों का मूल्य उत्पादित किए गए गेहूं का मूल्य का क्या कहलाएगा, अवसर लागत कहलाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, इसमें हमको बेसिकली अवसर लागत में जो है त्याग करना पड़ता है, सेक्रीफाई करना पड़ता है, इस चीज को याद रखिएगा। तो देखिए इन दोनों में ही जो है आपको पूछा गया कि ये किस तरह से अवसर लागत जो है किस तरह से उत्पादन संभावना वक्र को प्रभावित करता है। तो आपने देखा कि किस तरह से अवसर लागत जो है उत्पादन को प्रभावित कर रहा है। आप किस में जो है पैसा को किस सिचुएशन में कहां पे लगा रहे हैं और एक चीज के लिए दूसरे चीज को क्या कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, है ना। तो उसको आंसर में किस तरह बना के लिखिएगा, देखिए उत्पादन संभावना वक्र को अवसर लागत वक्र भी कहा जाता है, इसको याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, क्योंकि इसका ढाल वक्र के प्रत्येक बिंदु पर परित्याग की गई वस्तु की इकाइयों के रूप में अन्य वस्तु की अवसर लागत को क्या करता है, दर्शाता है। अर्थात परित्याग की दर को वस्तु का उत्पादन बढ़ाने की सीमांत अवसर लागत कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में कैसे लिखिएगा इसके आंसर को, PPC यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज आल्सो कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बिकॉज स्लोप ऑफ द कर्व एट each and every point measure opportunity cost of one commodity in terms of alternative commodity given up। ठीक है, the rate of this sacrifice is called marginal opportunity cost of expanding goods। ठीक है, टेंशन आप लोग को नहीं लेना है, क्योंकि ये चैप्टर में अगर आप लोग डिमांड कीजिएगा तो फुल जो है चैप्टर का एक वीडियो आएगा जिसमें एक एक चीज को एकदम बारीकी से आप लोग को बताया जाएगा। मैंने कोशिश किया था आप लोगों के लिए वीडियोस लाने का, लेकिन वैसा जो है रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं हौसला टूट जाता है। लेकिन इस वीडियो में अगर आप लोगों को भरपूर प्यार और सपोर्ट मिलता है तो आप लोगों के लिए लगातार जो है वीडियोस आते रहेंगे। ठीक है, आप लोग कितने बच्चे तैयारी करना चाहते हैं बशर्ते कि आप लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, फ्री में आप लोगों को जो है प्रोवाइड करने का कोशिश किया जा रहा है, लेकिन इस बार के बच्चों का पता नहीं रुझान किधर है, वो डायरेक्ट आंसर्स देना चाहते हैं, क्या करना चाहता है हमें अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। पिछले बार के स्टूडेंट का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा था। ठीक है, तो चलिए देर से ही भले, लेकिन आप लोग अच्छे से जो है मन लगा के पढ़िए, रिजल्ट अच्छा होगा। उपभोक्ता अधिमान एकदिष्ट होता है, इस कथन से क्या तात्पर्य है। कंज्यूमर्स प्रेफरेंस इज मोनोटोनिक, व्हाट डज दिस स्टेटमेंट मीन। तो देखिए याद रखिएगा, एकदिष्ट अधिमान अथवा प्राथमिकताएं, एक उपभोक्ता का अधिमान अथवा प्राथमिकता एकदिष्ट है यदि उपभोक्ता दो बंडलों के मध्य उस बंडल को प्राथमिकता देता है जिसमें दूसरे बंडल की तुलना में कम से कम, ठीक है, कम से कम वस्तु की अधिक मात्रा होती है और दूसरे वस्तु की मात्रा क्या रहती है, समान होती है। इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, अ कंज्यूमर प्रेफरेंसेस आर मोनोटोनिक इफ and only if between two bundles the consumer prefers the bundle which has more at least one of goods and no less of other goods as compared to the other bundles। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये कभी कभी लॉन्ग में भी पूछा जाता है और इससे रिलेटेड मैथ भी रहता है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स के लिए पूछा जाता है, तो अगर आप लोग चाहिएगा तो वो भी वीडियो आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, जो कि आप लोग का ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये 3 मार्क्स में भी पूछा जाएगा, 2 मार्क्स में भी पूछा जाता है और 5 मार्क्स में भी पूछा जाता है। तो 5 मार्क्स वाला जो पैटर्न है वो अलग टाइप का है, वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताऊंगा, लेकिन इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्या बोला गया, यदि किसी वस्तु की कीमत में 5% की कमी करने से उसकी मांग मात्रा में 8% की वृद्धि हो जाती है तो उस वस्तु की मांग की कीमत लोच ज्ञात कीजिए। यानी इफ क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ गुड्स इंक्रीजेस 8% ड्यू टू फॉल इन प्राइस 5%, कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, सबसे पहले देखिएगा कि 2 चीज आपके पास यहां पे दिया हुआ क्वेश्चन में क्या है, इसका फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो आप आसानी से बना सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको शॉर्ट में हम लोग जो है ना, मांग की कीमत लोच को शॉर्ट में हम लोग ईडी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ईडी। और ईडी का फॉर्मूला होता है मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तो इसका जब फॉर्मूला ये हो रहा है तो यानी इसका मान भी ये दिया होगा। तो देखिए यहां पे सबसे पहले आप देख सकते हैं मांग मात्रा में जो है प्रतिशत परिवर्तन कितना का है, 8% का। तो लिख दीजिएगा मांग में प्रतिशत परिवर्तन कितना है, दिया हुआ आपका 8% है ना क्वेश्चन में, तो यहां लिख दीजिएगा बराबर 8%। फिर देखिए कीमत में प्रतिशत परिवर्तन भी दिया हुआ है, कितना है, 5%।
ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन 5%। और आपको निकालना है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है? कीमत में प्रतिशत परिवर्तन बट्टे मांग में प्रतिशत परिवर्तन बट्टे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तो जो जहां है उसका मान बैठा दीजिए। देखिए मांग का कितना था 8, तो 8 बैठा दिए यहाँ पे, और कीमत का कितना था 5, है ना, तो यहाँ पे 5 बैठा दीजिए। और दोनों का आपस में जब भागा दीजिएगा तो आ रहा है कितना 1.6। तो देखिए ये 1 से अधिक है, ये क्या है मान 1 से अधिक है, यानी इकाई से अधिक है। तो याद रखिएगा, अतः किसी वस्तु की मांग जो होगा यहाँ पे जो वस्तु बोला गया उसका मांग क्या है? लोचदार होगा। उसका मांग क्या होगा? लोचदार होगा। क्यों? क्योंकि मांग की इकाई की लोच क्या है? 1 से अधिक है, 1.6 है ना, यानी 1 से क्या है? अधिक है। ठीक है, तो इस तरह से इसका लास्ट पे आंसर भी लिखना है और आपको पूरी जो है मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। पहले लिख दीजिएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला याद रखिएगा। प्राइस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हम लोगों ने देखा था 8% दिया हुआ था, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस 5% दिया हुआ था। ठीक है, दोनों का आपस में क्या करना है? डिवाइड दीजिएगा। तो यहाँ पे आपका निकल जाएगा कितना 1.6, और मैंने क्या कहा 1 से अधिक है। ठीक है, तो देयरफॉर द गुड्स हैज इलास्टिक डिमांड एज इज कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, अगर अधिक आएगा तो मैं आप लोग को एक क्वेश्चन देता हूं, आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। अगर यहाँ पे 8% के जगह पे यहाँ पे मैं कर देता हूं इसको 5%, ठीक है, और यहाँ पे कर देते हैं इसको आपका 2%, तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा कि कितना आंसर आता है। ठीक है, तो चलिए ये आप लोग का होमवर्क रहा, आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा कि क्या इसका आंसर होगा। अगर दिक्कत होगा तो आप लोग जो है इंस्टाग्राम आईडी दिया हुआ है, वहाँ पे जाके हमें मैसेज करके अपना आंसर को भेज सकते हैं कि सर ये सही है या गलत है। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ये है इंस्टाग्राम का आईडी, यहाँ पे जाके आप मैसेज करके अपना भेज सकते हैं कि आपने किस तरह से सॉल्व किया। चलिए आगे क्वेश्चंस को देखते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। देख सकते हैं आगे क्या बोला गया, सीमांत लागत और औसत लागत को परिभाषित कीजिए। डिफाइन द टर्म्स मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट। ठीक है, तो देखिए ये आप लोग का वीकली टेस्ट में भी आया था, मॉडल पेपर में भी दिया है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वीकली टेस्ट का ऑलरेडी जो है वीडियोस बना हुआ है, उसको भी आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए क्या बोला है, सबसे पहले औसत लागत भी बोला है, सीमांत लागत। तो हम लोग पहले सबसे पहले औसत लागत का बात करते हैं, एवरेज कॉस्ट का। देखिए औसत लागत जो है ना, याद रखिएगा, वस्तु की प्रति इकाई उत्पादन की लागत के रूप में इसको परिभाषित किया जाता है। औसत लागत को 2 प्रकार से हम लोग जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ 2 मार्क्स के लिए यहीं तक आंसर था, लेकिन 3 मार्क्स में भी पूछा जाता है कभी कभी, इसलिए आप लोग को फॉर्मूला भी याद रखना है। ठीक है, तो देखिए इसको 2 प्रकार से हम लोग एवरेज कॉस्ट को ज्ञात कर सकते हैं। औसत लागत को जो है औसत लागत AC को कुल लागत में उत्पादन के स्तर से भाग देकर के ज्ञात किया जाता है। तो उत्पादन का स्तर को हम लोग डिनोट करते हैं X से, यानी AC एवरेज कॉस्ट बराबर टोटल कॉस्ट यानी कुल लागत बटा उत्पादन स्तर। उत्पादन स्तर को यहाँ हम किससे डिनोट कर रहे हैं? X से, याद रखिएगा। और दूसरा भी मेथड है और एक, इसको भी नोट कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और इससे रिलेटेड मैथ भी पूछा जाएगा। तो देखिए औसत लागत को जो है औसत स्थिर लागत तथा औसत परिवर्तनशील लागत को जोड़ करके ज्ञात किया जाता है, यानी औसत स्थिर लागत, या देखिए औसत लागत को इंग्लिश में कहते हैं एवरेज कॉस्ट। ठीक है, और यहाँ पे आपका हो गया औसत स्थिर लागत यानी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे दिया गया ABC, इसको हम कहते हैं औसत परिवर्तनशील लागत, इंग्लिश में कहते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, इन दोनों का अगर आपस में जोड़ दीजिएगा मान को, ठीक है, तो आपका निकल जाएगा एवरेज यहाँ पे कॉस्ट। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, ये कभी कभी 1 मार्क्स पे पूछा जाता है या फिर इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स दिया जाएगा एग्जाम में। ठीक है, न्यूमेरिकल्स का भी आगे वीडियोस आएगा, टेंशन नहीं लेना आप लोग को। चलिए इसका इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख लीजिए। एवरेज कॉस्ट AC इज डिफाइंड एज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग पर यूनिट ऑफ द कम्युनिटी। AC कैन बी ड्राइव्ड इन 2 वेज, अलग 2 तरीके से निकाल सकते हैं, मैंने बता दिया आप लोगों को। AC इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट बाय लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, लेवल ऑफ आउटपुट को जो हम लोग X से डिनोट करेंगे। देखिए आगे क्या लिखे हैं, AC कैन बी ऑब्टेन बाय एडिंग AFC एंड द वैल्यूज एंड AVC वैल्यूज, दैट इज AC इक्वल्स टू AFC एंड AVC।
AC का मतलब बता दिया एवरेज कॉस्ट, AFC का मतलब हो गया एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, और ABC का मतलब हो गया एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन पे आपका और एक पूछा गया था सीमांत लागत इसी क्वेश्चन में। तो सीमांत लागत को हम कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट, MC कहते हैं। ठीक है, तो सीमांत लागत को उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने पर कुल परिवर्तनशील लागत की वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला है दोस्तों, याद रखिएगा, सांकेतिक रूप सिंबॉलिक रूप से हम लोग याद रख सकते हैं। पहले इंग्लिश में देख लीजिए इसका डेफिनेशन। मार्जिनल कॉस्ट इज डिफाइंड एज द एडिशन मेड टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट। क्या बोले? टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड कॉस्ट व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और इसका फॉर्मूला होता है एवरेज कॉस्ट इक्वल्स टू, ठीक है, चेंज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट इज प्रोड्यूस। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। इसको डायरेक्ट भी हम लोग कर सकते हैं, अगर आपका टोटल कॉस्ट दिया है चेंज इन टोटल कॉस्ट बाय चेंज इन आउटपुट इज प्रोड्यूस, ये दिया रहेगा। ठीक है, और एक फॉर्मूला है, इसको भी जो है आप लोग नोट कर लीजिए, मैं बता देता हूं, ये इससे रिलेटेड आप लोग का प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। जब आपका सीमांत लागत निकालना रहेगा ना, तो और भी एक फॉर्मूला है, MC इक्वल्स टू TCN माइनस TCN माइनस 1। इसको भी याद रखिएगा। मार्जिनल कॉस्ट इज द एडिशन ऑफ द टोटल कॉस्ट व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रख लीजिएगा। और इसको एक न्यूमेरिकल के थ्रू से भी अगर आप लोग चाहिएगा तो मैं जो है नेक्स्ट वीडियो पे आपको ये बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि पूछा जाएगा उससे रिलेटेड। चलिए आगे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, समष्टि अर्थशास्त्र की दृष्टि से अर्थव्यवस्था के 4 क्षेत्रों के नाम लिखिए। अकॉर्डिंग टू मैक्रो इकोनॉमिक्स व्हाट आर द 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपका जो है वीकली टेस्ट एग्जाम में दिया गया और मॉडल पेपर में भी दिया है, यानी ये क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में रह सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं समष्टि अर्थशास्त्र की दृष्टि से अर्थव्यवस्था के 4 क्षेत्रों के नाम। अकॉर्डिंग टू मैक्रो इकोनॉमिक्स द नेम्स ऑफ द 4 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी क्या क्या है? सबसे पहला गृहस्थ यानी परिवार, जिसको हम इंग्लिश में लिखेंगे हाउस होल्ड। दूसरा है आपका फार्म्स, ठीक है। तीसरा आपका सरकार गवर्नमेंट, और चौथा है आपका बाह्य क्षेत्र यानी एक्सटर्नल सेक्टर। इसको याद रखिएगा, ठीक है। देखिए अर्थव्यवस्था के जो है क्वेश्चन और एक इस चैप्टर से ही आएगा, चक्रीय प्रवाह, सर्कुलर फ्लो से रिलेटेड भी आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो वो भी 5 मार्क्स के लिए रहेगा। उसके लिए तो लगभग हमको लग रहा है 15 से 20 मिनट का वो वीडियो बनेगा। तो अगर आप लोगों का डिमांड रहेगा तो वो भी वीडियो मैं जल्द आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। एक एक चीज का आप लोगों को बहुत डिटेल से इस बार इकोनॉमिक्स को पढ़ना है, ठीक है, लापरवाही एकदम नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोला गया? वर्तमान समय में डिजिटल विनिमय के किन्हीं 4 साधनों को लिखिए। राइट एनी 4 मीन्स ऑफ डिजिटल ट्रांजेक्शन एट प्रेजेंट टाइम। तो देखिए सबसे पहले तो ये भी पूछा जा सकता है कि डिजिटल विनिमय या इंटरनेट प्लेटफॉर्म से आप क्या समझते हैं। तो याद रखिएगा डिजिटल मुद्रा विनिमय एक इंटरनेट आधारित प्लेटफॉर्म है जो देशों या कंपनियों के बीच स्थिर केंद्रीकृत सेटिंग में वितरण के लिए मुद्रा के हस्तांतरण में सहायता करता है। ये बेसिकली क्या काम करता है? मुद्रा का हस्तांतरण में, यहाँ से उधर पैसा का जो है ट्रांसफर, इधर से उधर पैसा ट्रांसफर में बहुत जल्दी काम करने का कौन कर प्रोसेस करता है? यही आपका डिजिटल ट्रांजैक्शंस, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है इसके 4 साधन के नाम लिखने के लिए, ठीक है, 4 मीन्स ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शन का। तो हम लोग लिख सकते हैं, पहले आप लोग इंग्लिश में भी, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ पे डिजिटल ट्रांजैक्शन के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। तो याद रखिएगा डिजिटल करेंसी एक्सचेंज इज अ इंटरनेट बेस्ड प्लेटफॉर्म दैट एड्स द ट्रांसफर ऑफ करेंसीज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इन ए स्टेबल सेंट्रलाइज सेटिंग बिटवीन कंट्रीज और कंपनीज, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूछा गया था क्या 4 का नाम बोला गया था ना, आप बहुत सारे नाम लिख सकते हैं, ठीक है। किस किस माध्यम से करते हैं? जैसे हम लोग के पास बैंकिंग कार्ड से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है। फिर अभी के टाइम में मोबाइल से जो है हम लोग करते हैं ना, मोबाइल के माध्यम से भी यहाँ से वहाँ पैसा ट्रांसफर कर लेते हैं, ठीक है। फिर अभी के टाइम में आ गया जहाँ देखिएगा यूपीआई, आप स्कैनर लगाते हैं और स्कैन से करके आप ट्रांसफर कर देते हैं ना पैसा को। तो यूपीआई के माध्यम से भी करते हैं, इसका फुल फॉर्म भी आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है, कभी कभी पूछ दिया जाता है। और एक है अभी के टाइम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है AEPS, ठीक है। AEPS देखते हैं ना, अभी के टाइम में गाँव के जो लेडीज़ लोग होती है वो लोग आधार के माध्यम से ही जो है जाके पैसा को निकाल लेती है, ठीक है।
तो AEPS क्या, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। अधिकतर बैंक में जो है अब ATM कार्ड की जगह आधार वाला जो सिस्टम को इनेबल कर दिया जाता है, जिसके थ्रू से आप आधार नंबर के माध्यम से भी क्या कर सकते हैं, पैसा को कहीं से निकाल सकते हैं। उसके बाद आगे मोबाइल वॉलेट्स अलग अलग है, फ़ोनपे है, पेटीएम है, ये इसके माध्यम से मोबाइल वॉलेट्स के माध्यम से भी हम पैसा को ट्रांजेक्शन कर लेते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, हर एक जो बैंक है उसका अपना एक इंटरनेट बैंकिंग सिस्टम है, जिसके माध्यम से हम इलेक्ट्रिसिटी का बिल, वाटर बिल, ठीक है, और मोबाइल रिचार्ज हर तरीके का काम कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि फॉर्म वगैरह भरने का भी काम सारा चीज़ होता है इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू से। तो ये सारा चीज़ जो है आपको 4 ही लिखने बोला गया था, तो अगर आप चाहें तो इसमें से कोई भी 4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, खुली अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय ओपन इकोनॉमी। तो देखिए, खुली अर्थव्यवस्था से तात्पर्य ऐसे देश से है जहां देश के अंदर और बाहर वस्तुओं, सेवाओं और पूंजी का क्या होता है, मुक्त प्रवाह होता है। इन सभी का क्या होता है, मुक्त प्रवाह होता है, यानी आसानी से इन सभी का ट्रांजैक्शन हो सकता है। ओपन इकोनॉमी रिफर्स टू अ कंट्री वेयर देयर इज फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विस एंड कैपिटल इन एंड आउट ऑफ द कंट्री। ठीक है, देश से बाहर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह क्वेश्चन पिछले साल भी दिया गया था, इस साल भी दिया गया है और प्रीवियस ईयर में बार बार पूछा गया। इस क्वेश्चन को तो भैया अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखिए क्या बोला गया, सरकारी बजट को परिभाषित कीजिए, डिफाइन गवर्नमेंट बजट। ठीक है, तो क्या होता है, सरकारी बजट एक विवरण है जो एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। 2 तरीके का कैलेंडर होता है, एक होता है कैलेंडर ईयर और एक होता है फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो जब हम सरकारी बजट का बात करते हैं तो हम इसमें वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर का बात करते हैं। और फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक चलता है, याद रखिएगा 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चलता है। ठीक है, तो सरकारी बजट एक विवरण है जो एक वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है तथा विभिन्न भागों में अनुमानित राजस्व तथा अनुमानित व्यय को क्या करता है, दर्शाता है। ये राजस्व को भी दर्शाता है और व्यय को भी दर्शाता है, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर दोनों का दर्शाता है। अब देखिए बजट जो है आप लोगों ने देखा है कि एक केंद्र सरकार भी जारी करते हैं और एक राज्य सरकार भी जारी करते हैं। तो इस कौन सा धारा के तहत, कौन से कानून के तहत, ये भी पूछा जा सकता है। तो भारतीय संविधान की धारा 112 के अंतर्गत एक वार्षिक वित्त विवरण को संसद के दोनों सदन क्या क्या है, लोकसभा और राज्यसभा के सामने प्रस्तुत करना पड़ता है। यह केंद्रीय सरकार का बजट कहलाता है। ये क्या कहलाएगा, केंद्र सरकार का। उसी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट का ये बजट कहलाएगा। ठीक है, उस तरह से स्टेट गवर्नमेंट का भी यानी राज्य सरकार का भी जो है बजट होता है। तो वो किस धारा के तहत है, याद रखिएगा, समान रूप से प्रत्येक राज्य सरकार धारा 202 को राज्य के संविधान के सामने जो है एक वित्त विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है। यह राज्य सरकार का बजट कहलाता है। ठीक है, दोनों को याद कर लीजिएगा। जो चीज़ मैंने हिंदी में बताया वही चीज़ यहाँ पे इंग्लिश में भी बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ के नोट कर लीजिएगा। ठीक है, A government budget is a statement showing item-wise estimated receipts and estimated expenditure under the various heads during the fiscal year या financial year which runs from April 1st to 31st March। ठीक है, अब आर्टिकल 112 के तहत जो है किसका है, बजट जो है जारी किया जाता है किसके तहत, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और आर्टिकल 202 वाला जो है किसका है, स्टेट गवर्नमेंट का है। इसको दोनों का आप लोग नोट करके अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था आप सभी के लिए जितना भी वेरी शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चंस बनाया गया था। वीडियो काफी लंबा हो गया, तो अगला जो है वीडियो अगर आप लोग का डिमांड रहा तो आएगा। अगर आप लोग का रिस्पांस अच्छा देखने को मिलता है, अगर 500 लाइक्स कम से कम देखने को मिल जाता है इस वीडियो में, तो मैं मानूंगा कि मुझे जो 500 जेन्युइन बच्चे मिल चुके हैं जो मिलकर अच्छे से तैयारी करने के लिए जो है जुड़ चुके हैं। ठीक है, बशर्ते कि आप लोग को वीडियो डिटेल पे चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट कर दीजिएगा। तो क्या होगा ना कि टाइम थोड़ा कम लगेगा। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं कि डिटेल से मैं बनाऊं, जेन्युइन बच्चे जो जुड़े हुए हैं, तो ईमानदारी से नीचे कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर इसी तरह से डिटेल में वीडियो को बताइए, ताकि आप लोग समझ के आंसर को आसानी से अपने शब्दों में लिख सके। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं आज का वीडियो आप सबको पसंद आया। अगर पसंद आया तो बिल्कुल लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। अभी तक आपने जो है टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी दिक्कत होगी तो आप इंस्टाग्राम में हमें फॉलो करके मैसेज भी कर सकते हैं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को भी शेयर करें। तबियत थोड़ा ठीक नहीं है, फिर भी आप लोगों के लिए कोशिश कर रहे हैं कि जल्द जल्द जो है वीडियोस प्रोवाइड कराया जा सके। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।